हाँ डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे किसी भी फंक्शन के अगर आर एस इंटीग्रेबल है किसी इंटरवल ए बी के ऊपर, तो ये फंक्शन उसके सब इंटरवल पर भी आर एस इंटीग्रेबल होगा। और जो दूसरी थ्योरम है या जो एस्पेक्ट्स उसके ऊपर बनते हैं वो कंपोजिट फंक्शन के लिए हम बताएंगे। तो कंपोजिट फंक्शन कैसे डील किया जाता है ये चीज भी हम आपको बताएंगे। ओके, चलिए थ्योरम नंबर 1 के रूप में लिखिए, इफ अगर एफ आर एस इंटीग्रेबल है विद रेस्पेक्ट टू जी ऑन इंटरवल ए बी, एंड ए बी के बीच में कोई पॉइंट सी है सच दैट ए लेस देन सी लेस देन बी, देन आपको प्रूफ करना है एफ आर एस इंटीग्रेबल होगा ऑन जी, आर एस इंटीग्रेबल है विद रेस्पेक्ट टू जी ऑन इंटरवल ए टू सी, एंड एफ आर एस इंटीग्रेबल है विद रेस्पेक्ट टू जी ऑन सी टू डी, साथ ही हमें दिखाना है ए से बी तक एफ का आर एस इंटीग्रेशन इक्वल होता है ए से सी तक का इंटीग्रेशन प्लस सी से बी तक का आर एस इंटीग्रेशन। ये भी आपको प्रूव करना है। इट शुड बी एफ का आर एस इंटीग्रेशन ऑन इंटरवल ए बी इज इक्वल टू एफ का आर एस इंटीग्रेशन ऑन ए सी प्लस एफ का आर एस इंटीग्रेशन ऑन सी। चलिए प्रूफ में चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि एफ आर एस इंटीग्रेबल है ऑन ए बी। एफ इज आर एस इंटीग्रेबल ऑन ए बी विद रेस्पेक्ट टू जी। So there exists a partition P of AB. So there exists a partition P on AB of AB बल्कि कहिए such that UPFG minus LPFG is less than epsilon, because it is the necessary and sufficient condition that a function f is Rs integrable with respect to function g। अब हमने इसमें माना कि P1 P का वो पार्ट है जो AC में पड़ता है। भाई मान लीजिए ये इंटरवल AB है, ये पॉइंट C है, तो ये AC और दिस इज C। और P2 इस पार्टीशन का वो पार्ट है जो CB में पड़ता है, तो ये P1 P2 के लिए भी लागू होगा। ओके, आल्सो लेट P1 is the part of partition P which is in interval A to C, which is in interval A to C, in interval A to C, and P2 is the part of partition P
and P2 is the part of partition P which is in CB. Which is in CB. This should be. तब फर्स्ट P1 और P2 के लिए भी लागू होगी क्योंकि वो भी पार्टीशन AB के लिए है. Then by when UP1 FG minus LP1 FG less than epsilon, second कह लीजिए, and UP2 FG minus LP2 FG less than epsilon. This is third condition. इसका मतलब ये हुआ, ये तो दिया गया ही था कि एफ आर एस इंटीग्रेबल है इंटरवल ए बी के ऊपर. P1 चूंकि किसका पार्टीशन है, AC का, और P2 किसका पार्टीशन है, CB का. इसका मतलब हुआ कि F is RS integrable on AC and F is also RS integrable on interval CB with respect to G. So F is RS integrable on AC and CB. इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड से एफ ए बी के ऊपर आर एस इंटीग्रेबल है, एफ ए सी के ऊपर आर एस इंटीग्रेबल है, एफ सी बी के ऊपर आर एस इंटीग्रेबल है. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या चीज आ जाएगी, एफ चूंकि आर एस इंटीग्रेबल है ऑन ए बी, ये दिया गया ही था. तो ए से बी तक बा एफ डी जी अपर आर एस इंटीग्रल, ए से बी तक लोअर आर एस डी जी इज इक्वल टू आर एस इंटीग्रल ऑफ F. क्योंकि ये तो दिया गया ही था कि F आर एस इंटीग्रेबल है ऑन इंटरवल ए बी. AC पर आर एस इंटीग्रेबल है तो A से C बार एफ डी जी, A से C लोअर बार एफ डी जी एंड A से C एफ डी जी. दिस शुड बी आल्सो C से B अपर बार एफ डी जी एंड A से C से B लोअर बार एफ डी जी इज इक्वल टू दिस इज C टू B एफ डी जी. एफ डी जी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमारे पास आए. क्यों, एफ आर एस इंटीग्रेबल है इंटरवल ए बी के ऊपर, तो अपर इज इक्वल टू लोअर इज इक्वल टू आर एस इंटीग्रेशन. आपने दिखा दिया कि एफ ए सी और सी बी पर भी आर एस इंटीग्रेबल है, तो ए सी के ऊपर अपर लोअर इज इक्वल टू आर एस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू सी. इसी टाइप से सी बी के ऊपर अपर लोअर आर एस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आर एस इंटीग्रेशन ऑफ सी टू बी. इसे कंबाइंडली आप चाहें तो फोर्थ कह सकते हैं. अगेन हमें दिखाना है कि ए से बी तक एफ डी जी आर एस इंटीग्रेशन, उसका ए से सी तक का इंटीग्रेशन प्लस सी से बी तक के इंटीग्रेशन के बराबर होता है. ये जनरल प्रॉपर्टी भी है जो इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है बेसिकली. एक्चुअली आर एस इंटीग्रल इज द मोस्ट जनरल इंटीग्रेशन. चलिए दिखाते हैं जरा. हमने माना इसके लिए अगेन लेट P1 यूनियन P2 के बराबर है. किसके इक्वल है, P1 यूनियन P2 के इक्वल है. देन P is the common refinement is the common refinement जिसमें के इसका एक पार्ट किसका सब इंटरवल है, AC का इंटरवल है, और P2 किसका इंटरवल है, CB का इंटरवल है. whose part P1 is subinterval of AC
AC and P2 is sub interval of CB, and P2 is sub interval of CB. सब इंटरवल ऑफ सीबी। शो अगर हम देखें, हम कह सकते हैं LP1FG प्लस LP2FG, तो ये चीज हो जाएगी दिस इज LPFG, और LPFG लेस देन और इक्वल टू A to B लोअर FDG, जो कि A to B FDG होता है। क्यों? क्योंकि P पूरे के पूरे किसका पार्टीशन हो जाएगा? AB का। तो P1, बल्कि आप इसे ऐसे लिखिए P की भी बजाय, वैसे तो P नाम दे दिया आपने, वो भी ठीक था, लेकिन मोस्ट क्लियरली P1 यूनियन P2 लिखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो LP1 यूनियन P2 FG इज इक्वल टू LPFG भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेस देन और इक्वल टू लोअर रीमान इंटीग्रल, चूंकि L है, लोअर रीमान लोअर RS सम है, और A to B लोअर FDG किसके इक्वल? A to B FDG, चूंकि F RS इंटीग्रेबल है ऑन इंटरवल A to B। इसका मतलब ये हुआ कि LP1 शो LP1 FDG plus LP2 FDG less than or equal to A to B FDG। So from here LP1 FG plus LP2 FG is less than or equal to A to B FDG। आप जो भी कहना चाहें उसे फिफ्थ कह सकते हैं। फिफ्थ में हमने माना कि P2 को तो फिक्स रखा, लेकिन P1 के लिए हमने इसका सुप्रीमम लिया। टेकिंग P2 फिक्स, take P2 fix and yes suprema for P1 and supremum for P1, तो ये किस में बदल जाएगा? दिस इज दैट शुड बी लोअर रीमान सम फॉर AC FDG प्लस LP2, और लोअर लिखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि FRS इंटीग्रेबल है AC के ऊपर, तो लोअर इज इक्वल टू अपर इज इक्वल टू RS इंटीग्रेशन ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू G ऑन इंटरवल A to C। इट शुड बी दिस इज LP2 FDG, दिस इज लेस देन और इक्वल टू A to B FDG, इट शुड बी। याद रखिए, एक साथ आप दोनों का सुप्रीमा नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि इसी का भी लिया इसका भी लिया, दोनों का एक साथ सुप्रीमम नहीं लेना है। एक को कांस्टेंट रखिए, दूसरे का लीजिए, फिर दूसरे का ले सकते हैं। अगेन टेकिंग सुप्रीमा फॉर P2, अगेन टेक सुप्रीमा फॉर P2, ये चीज आ जाएगी A to C FDG, और P2 किसका पार्ट था? C to B, तो दिस इज लोअर RS इंटीग्रल C to B FDG, और चूंकि FRS इंटीग्रेबल है इंटरवल C से B के ऊपर भी, तो लोअर अपर दोनों बराबर, और वो C to B FDG दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू A to B FDG, इट शुड बी। इसे आप 6 कह सकते हैं। ओके, ऑन द सेम वे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए मुझे। अगर UP1FG लें प्लस UP2FG लें, तो दिस इज
किसके इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए टू बी अपर बार एफ डी जी, और ए टू बी अपर बार एफ डी जी, तो दिस इज ए टू बी एफ डी जी, चूंकि एफ आर एस इंटीग्रेबल है जी के ऊपर। फिर से P2 को हमने फिक्स रखा, इसका इंफिमम लिया, तो क्या आ जाएगा, P1 किसका है, A से C का, तो A टू C एफ डी जी प्लस उसके बाद इसका हम इंफिमम लेंगे, तो इसके लिए अपर आ जाएगा, लेकिन अपर और लोअर में कोई अंतर नहीं है क्योंकि एफ आर एस इंटीग्रेबल है AC और CV के ऊपर, तो दिस इज C टू B एफ डी जी, दैट इज A टू B एफ डी जी, इसे आप 7 कह सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए, A से C तक FDG प्लस C से B तक FDG लेस देन और इक्वल टू A टू B FDG, और दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू FDG। Therefore, from 6 and 7, from 6 and 7, A से C तक FDG प्लस C से B तक FDG इज इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर देन लेस देन, तो दोनों को मिलकर क्या हुआ, A से B तक FDG, दिस। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट प्रूफ हुआ कि A से B तक FDG इज इक्वल टू A से C तक FDG प्लस C से B तक FDG के बराबर होगा। ओके, इट शुड बी। चलिए, अब इसमें मैंने आपको बताया था, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक आध थ्योरम बीच में और आती है लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और जिसका यूज होता है उसे मैं रिमार्क के तौर पर आपको बता रहा हूं। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई फंक्शन डायरेक्ट आर एस इंटीग्रेबल नहीं हो सकता, तो कंपोजिट फंक्शन का सहारा लेकर भी कभी कभी किसी फंक्शन को हम आर एस इंटीग्रेबिलिटी की श्रेणी में प्रूफ कर सकते हैं। क्या है वो, तो इसे एक हेडिंग दे दीजिए और उसके हिसाब से मैं बताता हूं, रिमार्क दीजिए पहले तो। आर एस इंटीग्रेबिलिटी फॉर कंपोजिट फंक्शन के लिए ये यूज किया जाता है। आर एस इंटीग्रेबिलिटी फॉर कंपोजिट फंक्शन, for composite function, RS integrability of composite function। Suppose करिए, let f is RS integrable है with respect to G on AB, and M इंफिमम है किसका, f का, इस इंटरवल के ऊपर यानी AB के ऊपर, और कैपिटल M सुप्रीमम है ऑफ f ऑन दिस इंटरवल AB। आप इसे लोअर एंड अपर बाउंड भी कह सकते हैं एक तरीके से f का, ये बाउंड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरे पूरे इंटरवल के ऊपर लिए गए हैं तो बाउंड्स भी कहला सकते हैं। ओके, आल्सो अगर फाई एक फंक्शन है किससे किस पर, स्मॉल m कैपिटल M से रियल लाइन के ऊपर, रियल सेट के ऊपर, R के ऊपर, and phi is continuous, and phi is continuous, phi is continuous, तब हम कह सकते हैं then phi OF, then phi OF भी RS इंटीग्रेबल होगा, then phi OF is RS integrable on AB with respect to G।
ऑन ए बी, ये चीज है, समझ गए? मतलब अगर आर एफ आर एस इंटीग्रेबल है किसी फंक्शन जी के ऊपर, स्मॉल एम और कैपिटल एम उसके इन्फिमम और सुप्रीमम है या कहिए बॉन्ड है, और फाई एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो फाई ओ एफ बी आर एस इंटीग्रेबल होगा। दिस इज नोन एज कंपोजिट फंक्शन आर एस इंटीग्रेशन ऑन इंटरवल ए टू बी। इसके ऊपर चलिए थ्योरम 1 लिखिए। If f is Rs integrable या f belong to Rs integrable with respect to G on AB, then mod of f is also Rs integrable on this interval and A से B तक का Rs इंटीग्रेशन का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू A से B तक मॉड ऑफ f bg। दैट्स छोटी थ्योरम के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, छोटे सवालों में पूछा जा सकता है, और ये कंपोजिशन फंक्शन की Rs इंटीग्रेबिलिटी पर डिपेंड है बेसिकली। चलिए देखिए कैसे। सपोज करिए मैंने माना लेट फाई टी इज इक्वल टू मॉड ऑफ टी है, फाई टी इज इक्वल टू मॉड ऑफ टी। तब निश्चित रूप से चूंकि मोड है और मोड वैल्यू हमेशा कंटीन्यूअस होती है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो निश्चित रूप से देन फाई इज कंटीन्यूअस, then phi is continuous on interval small m to capital M। जहां ये बताने की आवश्यकता नहीं है m f का इन्फिमम है इस इंटरवल पर और कैपिटल M सुप्रीमम है, या कहिए कि f के बॉन्ड है AB के ऊपर, तो चूंकि फंक्शन phi बाउंडेड भी है, समझ गए ना, बाउंडेड फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, ये कंटीन्यूअस हो जाएगा ऑन दिस इंटरवल। आल्सो देन अगर हम देखें fx की फाई इमेज, तो ये चीज क्या आ जाएगी, fx का मोड, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज मोड ऑफ fx, इसे आप कह सकते हैं। दैट शुड बी व्हाट इज दैट, दिस इज ये फाई की fx इमेज आपने ली, तो दिस इज फाई ओ एफ भी लिखा जा सकता है, x इज इक्वल टू मोड ऑफ fx, फाई fx मोड ऑफ fx या मोड fx, और फाई fx मींस फाई ओ fx, या कहिए फाई ओ f कितना बना यहां पर, मोड ऑफ f। दैट मींस फाई ओ f भी rs इंटीग्रेबल होना चाहिए, या कहिए कि मोड ऑफ f भी rs इंटीग्रेबल होना चाहिए। दैट मींस मोड ऑफ f इज rs इंटीग्रेबल ऑन दिस इंटरवल। एक बात प्रूफ होती है कि अगर f rs इंटीग्रेबल है तो उसका मोड भी rs इंटीग्रेबल होगा। अब हमें ये इक्वलिटी दिखानी है, इसके लिए हमने माना आल्सो फॉर दिस रिलेशन अगेन वी चूज या तो c को 1 या -1 according as yes CF is पॉजिटिव। मान लीजिए fx नेगेटिव हो सकता है, c से प्रोडक्ट करेंगे -1 से तो पॉजिटिव, और c 1 है और fx पॉजिटिव है तो cf भी पॉजिटिव होगा। देन अगर हम लेकर चले a से b f dg का मॉड, तो इसे c a to b f dg लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि c प्लस -1 इसमें दोनों आ गए, मोड हटाएंगे तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, तो c की वैल्यू +1 के लिए ट्रू है, माइनस भी हो सकता है, तो मोड हटाएंगे तो माइनस लग जाएगा, तो -1 के लिए ट्रू हो सकता है। इट शुड बी दिस इज a से b तक
सी एफ डी जी अंदर ले गए। जरा ध्यान दीजिए, सी एफ किसके इक्वल होगा? प्लस माइनस एफ के। क्यों? सी अगर +1 है तो प्लस एफ और माइनस है तो माइनस एफ, लेकिन ये हमेशा लेस देन और इक्वल होगा मोड ऑफ एफ के। इस बात को लिख लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सी एफ प्लस के लिए प्लस एफ, -1 है तो माइनस, यानी प्लस माइनस एफ, और प्लस माइनस एफ अगर प्लस है तो मोड ऑफ एफ के बराबर वरना छोटा, तो लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ एफ। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? दिस इज लेस देन और इक्वल टू a to b mod of f dg। और ये हमारा क्या चला हुआ आ रहा था? f dg का rs इंटीग्रेबल का मोड। तो इस टाइप से किसी भी फंक्शन का rs इंटीग्रेबल इस इंटरवल के ऊपर का मोड लेस देन और इक्वल टू उस फंक्शन का मोड इस इंटरवल के ऊपर dg के इक्वल होता है, लेस देन और इक्वल टू होता है। ओके, तो दिस इनइक्वालिटी इज आल्सो प्रूव्ड हियर। ओके, इसमें हमने किसका सहारा लिया? कंपोजिशन का सहारा लिया। इसमें एक दो उन्हें आप एग्जांपल का भी नाम दे सकते हैं, थ्योरम का भी नाम दे सकते हैं, और चूंकि थ्योरम का ही सहारा लिया जा रहा है, नाम दिया जा रहा है, तो थ्योरम के रूप में लिख लीजिएगा थ्योरम 2। छोटी छोटी बातें हैं, थ्योरम 2 लिखिएगा, थ्योरम 2। बल्कि 3 कहिए। इफ f is rs integrable with respect to g on interval ab, then f square भी rs इंटीग्रेबल होगा g के ऊपर ऑन इंटरवल ab। ये आपको दिखाना है ऑन दिस इंटरवल। यानी अगर कोई फंक्शन rs इंटीग्रेबल है किसी इंटरवल के ऊपर, तो उसका स्क्वायर भी rs इंटीग्रेबल होता है इस इंटरवल के ऊपर। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, चलिए देखिए। हाँ, f rs इंटीग्रेबल है g के रिलेटिव ऑन इंटरवल a to b, ऑन इंटरवल a to b। then show we define a function phi from m to n to r। अंडरस्टूड है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। where m and n are the infimum and supremum of f on ab respectively, या f के बॉन्ड हैं इंटरवल ab के ऊपर, such that मैंने डिफाइन किया इसे phi t is equal to t square, phi t is equal to t square। देन आप जानते हैं कि phi t t square किसी भी फंक्शन का स्क्वायर एक कंटीन्यूअस होता है। कैसा होता है? कंटीन्यूअस, पैराबोलिक फॉर्म बन जाएगी। आप जानते हैं कैसी फॉर्म बन जाएगी? पैराबोलिक फॉर्म बन जाएगी। दिस शुड बी, यानी कैसा होता है? कंटीन्यूअस होता है, सतत होता है। देन phi इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन, then phi is a continuous function, then phi is a continuous function। also then अगर आप f x की phi इमेज पढ़ना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? fx का स्क्वायर, और fx का स्क्वायर मींस f स्क्वायर x, एक ही बात है। या phi fx को क्या लिख सकते हैं? phi o f x। दोनों फंक्शन x के हर वैल्यू पर एग्री कर रहे हैं, दैट मींस phi o f is equal to f square। and then according to definition of the rs integrability of the composite function, phi o f कैसा होना चाहिए? rs इंटीग्रेबल होना चाहिए, या रिजल्टेंटली f square rs इंटीग्रेबल होना चाहिए। that means f square is rs integrable with respect to g on interval ab। it should be, that should be। so this is the second application of the rs integrability, rs integrability।
एक एप्लीकेशन और बता देता हूं, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट है, ये भी इसी का एक एप्लीकेशन है, थ्योरम के रूप में लिख लीजिएगा, थ्योरम 4 का नाम देकर। जिन बच्चों ने नोट नहीं किया एक बार जल्दी से नोट कर लें। चलिए देखिए, इसमें हमें दिखाना है बेसिकली कंपोजिशन ऑफ द RS इंटीग्रेबिलिटी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन का सहारा लेकर, अगर दो फंक्शन हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी उस इंटरवल के ऊपर RS इंटीग्रेबल होती है। कैसे लिख सकते हैं? इफ f1 f2 are two function RS इंटीग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू g on AB, f2 is RS इंटीग्रेबल on g with respect to g on AB, then हमें दिखाना है कि f1 f2 भी RS इंटीग्रेबल होंगे विद रिस्पेक्ट टू g on AB। ये आपको प्रूव करना है, यानी दो RS इंटीग्रेबल फंक्शन का प्रोडक्ट भी उस इंटरवल के ऊपर RS इंटीग्रेबल होगा, वी प्रूव हियर। और दिस इज आल्सो द एप्लीकेशन। जरा सोचिए, वी हैव f1 f2 को हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज f1 प्लस f2 का स्क्वायर माइनस f1 माइनस f2 का स्क्वायर। तो f1 स्क्वायर कैंसिल, f2 स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा? 2f1 f2 माइनस माइनस प्लस 2f1 f2 यानी 4f1 f2, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए तो f1 f2 आ जाएगा। इस टाइप से लिख सकते हैं आप f1 f2। ओके, नाउ अगर f1 f2 RS इंटीग्रेबल हैं इस इंटरवल के ऊपर, तो उनका एडिशन f1 f2 भी RS इंटीग्रेबल होगा और उनका डिफरेंस भी RS इंटीग्रेबल होगा इस इंटरवल के ऊपर। I have already proved it। हमने प्रूव किया है कि किन्हीं भी दो RS इंटीग्रेबल फंक्शन का सम और डिफरेंस हमेशा RS इंटीग्रेबल होता है। ओके, अब ये भी हमने प्रूव किया है कि अगर कोई फंक्शन RS इंटीग्रेबल है किसी इंटरवल के ऊपर, तो उसका स्क्वायर भी RS इंटीग्रेबल होता है। दिस मींस इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर भी RS इंटीग्रेबल होगा। दैट मींस f1 प्लस f2 का स्क्वायर भी RS इंटीग्रेबल होगा इस इंटरवल के ऊपर, और f1 माइनस f2 का स्क्वायर भी RS इंटीग्रेबल होगा इस इंटरवल के ऊपर। बात फिर वही आ जाती है, अभी हमने यूज भी किया है, पहले प्रूव भी किया है, f1 प्लस f2 स्क्वायर और f1 माइनस f2 का स्क्वायर दोनों RS इंटीग्रेबल हैं इस इंटरवल के ऊपर, तो दोनों का डिफरेंस मींस f1 प्लस f2 का स्क्वायर माइनस f1 माइनस f2 का स्क्वायर भी RS इंटीग्रेबल होना चाहिए। बिकॉज रीजन क्या है? रीजन फिर से वही है कि डिफरेंस ऑफ द टू RS इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन ए गिवन इंटरवल इज ऑलवेज RS इंटीग्रेबल, तो दोनों का डिफरेंस भी RS इंटीग्रेबल होना चाहिए। ये हमने प्रूफ किया था कि अगर f RS इंटीग्रेबल है और c कोई कांस्टेंट है, तो CF भी RS इंटीग्रेबल होगा। तो निश्चित रूप से अगर मैं इसे 1/4 से गुणा कर दूं, क्योंकि ये RS इंटीग्रेबल फंक्शन है और 1/4 एक कांस्टेंट है, तो 1/4 f1 प्लस f2 का स्क्वायर माइनस f1 माइनस f2 का स्क्वायर भी RS इंटीग्रेबल होगा with respect to g on this interval. And what is this? This is f1 f2. It means f1 f2 means product of the two function is RS integral of g on interval a to b. इस टाइप से हमने प्रूफ किया कि दो RS इंटीग्रेबल फंक्शन की प्रोडक्ट भी RS इंटीग्रेबल होती है। तो इस टाइप से हमने जो चार थ्योरम आपको बताई हैं वो मूल रूप से दो सिद्धांत पर लागू होती हैं। ओके, बताया है मैंने, पहला जो थ्योरम बताई थी वो पहले सिद्धांत पर डिपेंड थी, पहले प्रिंसिपल पर डिपेंड थी। वो क्या था कि अगर f RS इंटीग्रेबल है एक इंटरवल AB के ऊपर और C उसके बीच में कोई पॉइंट डाल दिया जाए, यानी उसे दो इंटरवल में बना दिया जाए A to C and C to B, तो f
AC के ऊपर भी RS इंटीग्रेबल होगा और CB के ऊपर भी RS इंटीग्रेबल होगा और A से C तक प्लस C से B तक RS इंटीग्रेशन का जो सम है वो उस पूरे इंटरवल पर F के RS इंटीग्रेशन के बराबर होगा। दूसरा प्रिंसिपल हमने इसमें कंपोजिट फंक्शन के बारे में बताया था कि अगर F RS इंटीग्रेबल है और फाई एक ऐसा फंक्शन हमने डिफाइन किया जो कि F के लोअर और अपर बाउंड से R में डिफाइंड होता है, तब अगर फाई कॉन्टिन्यूअस है तो फाई OF हमेशा RS इंटीग्रेबल होता है। उसी के ऊपर लास्ट वाली हमने ये दो तीन थ्योरम आपको थ्योरम सेकंड, थर्ड और फोर्थ बताए थे। ओके, आई होप दोनों चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा आगे बढ़ेंगे कल फिर और। ओके।